नमस्कार दोस्तों, हर कहानी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। कुछ सवाल रह जाते हैं और उन्हीं सवालों में छुपा होता है अनसुना सच। तो चलिए अब सीधे सच पर आते हैं। साल था 1921 और जगह थी ब्रिटिश भारत का बम्बई। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो एक 6 साल के बच्चे राजेश पिल्लई से जुड़ी है। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे उस समय का मेडिकल साइंस बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। बिल्कुल। हमारी आज की जो पड़ताल है बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली घटना की जांच करता है। हाँ, और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। मतलब क्या उस दौर में विज्ञान के पास जवाब नहीं थे, या वाकई कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ सकता? सही बात है। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि राजेश के साथ असल में हुआ क्या था। कैसे एक बच्चे के अजीब दौरों ने एक बहुत बड़े, एक भयानक षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। ये किसी मेडिकल मिस्ट्री से कहीं ज्यादा है। इसमें मनोविज्ञान है, क्राइम है और उस दौर के गुप्त समाज भी। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है फरवरी 1921 में, बम्बई का किदवई नगर। एक बिल्कुल साधारण मध्यम वर्गीय परिवार। और एक सुबह 6 साल का राजेश पिल्लई अचानक एक अजीब सी हालत में चला जाता है। उसकी आंखें तो खुली हैं, पर शरीर पत्थर जैसा। हाँ, कोई हरकत नहीं, नाड़ी बहुत धीमी और शरीर एकदम ठंडा। आप सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। 1921 में क्या ही करते होंगे वो लोग। ज्यादा विकल्प नहीं थे। सबसे पहले स्थानीय वैद्य गोविंदराव शास्त्री को बुलाया गया। उन्होंने जड़ी बूटियां दी, पर कुछ भी काम नहीं आया। 3 दिन तक? 3 दिन तक वो बच्चा उसी हाल में रहा। हाँ, परिवार ने तो शायद उम्मीद ही छोड़ दी होगी। और फिर चौथे दिन वो अचानक उठकर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे वाह, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन नहीं टिकी है ना? नहीं, 2 हफ्ते बाद वही अवस्था फिर से लौट आई। और इस बार जब राजेश होश में आया तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको डरा दिया। क्या कहा उसने? उसने अपनी माँ को एक अंधेरी जगह के बारे में बताया। कहा कि वो एक ऐसी जगह पर था जहां बहुत सारे बच्चे थे, सब रो रहे थे और एक लंबा आदमी उन्हें बस घूर रहा था। ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। लग सकता है, लेकिन जिस तरह से उसने इसे बयान किया वो बहुत बहुत असली लग रहा था। जाहिर है माता पिता घबरा गए और उसे उस दौर के सबसे अच्छे डॉक्टरों, मतलब अंग्रेज डॉक्टरों के पास ले गए। पहले डॉक्टर थे अलेक्जेंडर मैकेंजी। उन्होंने इसे मानसिक विकार कह दिया। मानसिक विकार मतलब उस जमाने में इस शब्द का क्या मतलब होता था? ये एक बहुत ही अस्पष्ट शब्द था। शायद आज की भाषा में हम इसे हिस्टीरिया या किसी तरह का डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहें। पर डॉक्टर मैकेंजी की दवाइयों का राजेश पर कोई असर नहीं हुआ। और यहीं से ये मामला और गंभीर हो गया। हाँ, ये केस पहुंचा बॉम्बे मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जेम्स रदरफोर्ड के पास। अच्छा, और उनके साथ एक भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर श्रीनिवास अय्यर भी थे। जी, उन्होंने राजेश से बहुत तसल्ली से बात की और बच्चे ने उन्हें उस जगह के बारे में और भी तफसील से बताया। जैसे कि एक पुरानी इमारत के नीचे गोलाकार सीढ़ियां हैं, एक लंबा नमी वाला गलियारा है। ये सब बातें एक 6 साल के बच्चे के लिए सोचना भी मुश्किल है। सही में, इसीलिए डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया होगा। बिल्कुल, 10 मई 1921 को उसकी निगरानी करने के लिए। और यहीं अस्पताल में उसके एक दौरे के दौरान वो घटना हुई जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। क्या हुआ था? राजेश के मुंह से अचानक आवाजें निकलने लगीं, पर वो उसकी आवाज नहीं थी। तो फिर किसकी आवाज थी? अलग अलग बच्चों की। कोई मराठी में मदद मांग रहा था, कोई गुजराती में। सब कह रहे थे, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे घर जाना है। ये तो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर रहा है। डॉक्टर अय्यर ने क्या किया? डॉक्टर अय्यर एक सच्चे वैज्ञानिक थे। वो घबराए नहीं। उन्होंने तुरंत एक नोटबुक निकाली और हर एक शब्द, हर एक आवाज को नोट करना शुरू कर दिया। और उन्हीं आवाजों के जरिए राजेश ने कुछ नाम लिए। हाँ, कुछ बच्चों के नाम। अनीता रघुनाथन, विजय पवार, तारा देसाई और मुकेश शर्मा। 1 मिनट, आप ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों के नाम राजेश ने उन दौरों में लिए, हाँ, वो बच्चे सच में थे? मतलब वो असलियत में लापता थे? यही वो सवाल है जिसने डॉक्टर रदरफोर्ड को भी हिलाकर रख दिया। उनका वैज्ञानिक दिमाग कह रहा था कि ये नामुमकिन है, पर वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जांच करवाई? हाँ, और 2 दिन बाद जो पुलिस रिकॉर्ड से जानकारी आई वो सबके होश उड़ाने वाली थी। ये सभी बच्चे
अनीता, विजय, तारा, मुकेश पिछले कुछ सालों में मुंबई के अलग अलग इलाकों से सच में लापता हुए थे। अरे बाप रे, पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिला था? कोई सुराग नहीं, और यहीं पर यह मामला एक मेडिकल केस से बढ़कर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बन गया। और तब इस मामले में एंट्री होती है इंस्पेक्टर रमेश चंद्रन की। बम्बई पुलिस के एक जाने माने इंस्पेक्टर जो लापता बच्चों के मामलों के माहिर थे। शुरुआत में तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं, उन्हें लगा कि डॉक्टर किसी वहम का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर अय्यर के नोट्स पढ़े, जिसमें हर तारीख, हर आवाज, हर नाम का जिक्र था, तब उन्हें मामले की गंभीरता समझ आई। हाँ, और उन्होंने खुद राजेश से मिलने का फैसला किया। और राजेश ने उन्हें एक और सुराग दिया, है ना, एक निशान। जी, उसने कागज पर एक चित्र बनाया, एक आंख जिसके चारों तरफ 3 गोलाकार रेखाएं थीं। एक बच्चे के लिए ये बहुत अजीब चित्र है। बिल्कुल, और यही से केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही इंस्पेक्टर चंद्रन ने वो प्रतीक देखा, उन्हें कुछ याद आया। क्या? उन्हें याद आया कि उन्होंने ये निशान 1914 की एक पुरानी बंद हो चुकी फाइल में देखा है। 1914 की फाइल? हाँ, उस समय बंबई के फोर्ट इलाके में खुदाई के दौरान एक भूमिगत कमरा मिला था और उसके दरवाजे पर ठीक यही निशान बना था। मतलब राजेश जिस जगह की बात कर रहा था वो सच में मौजूद थी। हाँ, पुलिस की टीम तुरंत उस जगह पहुंची जो अब एक गोदाम के नीचे दब चुकी थी। और उन्हें वहां क्या मिला? उन्हें ठीक वही सब मिला जो राजेश ने बताया था। गोदाम के कोने में एक पुराना दरवाजा, नीचे जाती हुई पत्थर की गोलाकार सीढ़ियां और एक लंबा नमी वाला गलियारा। और दीवारों पर बच्चों के नाखूनों से खरोचे हुए शब्द थे, मदद करो, बचाओ। हे भगवान! उन्हें बच्चों के कपड़ों के फटे हुए टुकड़े और एक छोटी सी जूती भी मिली। और सबसे भयानक चीज क्या? आखिरी कमरे की दीवार पर उन्हीं लापता बच्चों के नामों की एक लिस्ट मिली, जिसमें अनीता, विजय, तारा और मुकेश के नाम भी थे। और गलियारे के आखिर में वो लोहे का दरवाजा था जिस पर वो निशान बना था। हाँ, वही आंख वाला प्रतीक। उस दरवाजे के पीछे क्या था? दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा गोल कमरा था। बीच में एक पत्थर का चबूतरा और एक मेज पर कुछ पुरानी किताबें और एक डायरी रखी थी। डायरी किसकी थी वो अंग्रेजी में थी और डॉक्टर विलियम थॉर्नटन के नाम से थी। डॉक्टर विलियम थॉर्नटन, ये कौन था? यही वो सवाल है जो इस केस को एक व्यक्तिगत अपराध से उठाकर एक बहुत बड़े षड्यंत्र तक ले जाता है। डायरी में बच्चों को सब्जेक्ट्स यानी विषय कहकर उन पर किए गए प्रयोगों का जिक्र था। प्रयोग? कैसे प्रयोग? जैसे विषय संख्या 5 पर प्रयोग असफल रहा, या महान जागरण के लिए और विषयों की आवश्यकता है। महान जागरण, इसका क्या मतलब है? पुलिस ने जब थॉर्नटन के बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि वो एक अंग्रेज डॉक्टर था जिसे अनैतिक प्रयोगों के कारण एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। और वो बॉम्बे में क्या कर रहा था? वो 1914 में बॉम्बे से अचानक गायब हो गया था, ठीक उसी साल जब पुलिस को वो तहखाना पहली बार मिला था। तो ये सब जुड़ता जा रहा है, पर ये बच्चों के साथ कर क्या रहा था? ये महान जागरण क्या था? इसका जवाब मिला एक पुरानी अखबार की कतरन में। 1913 की एक खबर में द ऑर्डर ऑफ द इटर्नल आई नाम के एक गुप्त पंथ का जिक्र था। एक पंथ? मतलब एक कल्ट? हाँ, ये पंथ मानता था कि बच्चों का मन पवित्र होता है और उनके जरिए दूसरी दुनिया से संपर्क साधा जा सकता है, और डॉक्टर थॉर्नटन ही इस पंथ का नेता था। और फिर पुलिस को उसी जगह एक और छिपा हुआ कमरा मिला। हाँ, उस कमरे की दीवारों पर 1907 से 1914 के बीच के लगभग 200 बच्चों के नाम लिखे थे। 200 बच्चे? वहां लकड़ी के बक्सों में उन बच्चों के कपड़े, खिलौने और तस्वीरें रखी हुई थी। दस्तावेजों से पता चला कि ये पंथ बच्चों को नशीली जड़ी बूटियों का एक मिश्रण देता था और फिर उन पर अनुष्ठान किए जाते थे। इस जांच में पुलिस को कोई गवाह भी मिला? हाँ, दिनकर राव नाम का एक पूर्व सदस्य। उसने बताया कि पंथ में बॉम्बे के कई प्रभावशाली लोग शामिल थे, वकील, बड़े व्यापारी, सरकारी अधिकारी और कुछ अंग्रेज भी। तो फिर तो मामला साफ हो गया होगा, उन्हें सजा मिली। यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही निराशाजनक मोड़ लेती है। 3 सदस्यों को गिरफ्तार तो किया गया, पर क्या? सबूतों के अभाव में तीनों रिहा हो गए। क्या? इतने सबूतों के बाद भी? हाँ, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत शक्तिशाली हाथ इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत था इंस्पेक्टर चंद्रन का तबादला। उन्हें कहाँ भेज दिया गया? बंबई से बहुत दूर एक छोटे से शहर में। मतलब केस को एक तरह से बंद कर दिया गया। तो आधिकारिक तौर पर मामला ठंडा पड़ गया। हाँ, पर एक जगह थी जहां ये तूफान अब भी चल रहा था, और वो था राजेश पिल्लई का दिमाग। अस्पताल में उसकी हालत बिगड़ रही थी। बहुत ज्यादा। उसे अब रोज दौरे पड़ते थे।
वो बार बार कहता था कि वो आदमी डॉक्टर थॉर्नटन अब भी जिंदा है और वो अब भी बच्चों को ढूंढ रहा है। और फिर अगस्त में वो आखिरी सबसे डरावनी घटना हुई। उस दिन एक दौरे के दौरान राजेश का दिल धड़कना बंद हो गया। डॉक्टरों ने 5 मिनट तक कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो मर गया। उन्होंने उसे मृत घोषित करने का मन बना ही लिया था कि अचानक राजेश ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें खुली, लेकिन वो आंखें बिल्कुल खाली थीं। और फिर क्या हुआ? उसके मुंह से एक बूढ़े आदमी की भारी आवाज में अंग्रेजी में कुछ शब्द निकले। क्या कहा उसने? उसने कहा, योर इंटरफियरेंस इज फ्यूटाइल। एज लॉन्ग एज देयर आर चिल्ड्रन देयर इज होप फॉर द ग्रेट अवेकनिंग। तुम्हारी दखलंदाजी बेकार है। जब तक बच्चे हैं, महान जागरण की उम्मीद है। ये तो किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है। हम नहीं जानते कि वो किसकी आवाज थी। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और इस घटना के बाद राजेश का क्या हुआ? वो मानसिक रूप से पूरी तरह खाली हो गया। वो किसी को नहीं पहचानता था, अपनी माँ को भी नहीं। उसकी याददाश्त, उसका व्यक्तित्व, सब कुछ जा चुका था। उसे घर भेज दिया गया? हाँ, और कुछ महीनों बाद जून 1922 में उस बच्चे की मौत हो गई। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये मामला कभी हल नहीं हुआ। वो पंथ, द ऑर्डर ऑफ द इटर्नल आई, उसके सदस्य कभी पकड़े नहीं गए। कुछ भी नहीं। ये कहानी हमें कई अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या राजेश की चेतना किसी तरह उन प्रताड़ित बच्चों की सामूहिक पीड़ा से जुड़ गई थी, या वो खुद उस पंथ के किसी प्रयोग का शिकार बन गया था? हमारे पास सिर्फ एक 6 साल के बच्चे की भयानक गवाही है। एक ऐसी गवाही जिसने एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोला जिसे किसी को नहीं देखना चाहिए था। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। इंस्पेक्टर चंद्रन ने अपनी निजी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे यकीन है कि द ऑर्डर ऑफ द इटर्नल आई अब भी कहीं ना कहीं सक्रिय है, और जब तक कोई उन्हें रोकता नहीं तब तक बच्चे गायब होते रहेंगे। क्या होगा अगर वो सही थे? आज भी हमारे शहरों की पुरानी इमारतों के नीचे कौन से राज दफन हैं, और क्या होता है जब राजेश जैसा कोई बच्चा अनजाने में उस अंधेरी दुनिया का दरवाजा फिर से खोल देता है? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अनसुने सच और अधूरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।